नाउ बिफोर वी टेक मोर रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पर कुछ कॉमन नेम्स लिखे मैंने ग्लूकोज के, कुछ अदर नेम्स। ये कंपाउंड ऑफ ग्लूकोज है, इसका और भी नाम क्या क्या होते हैं, ग्रेप शुगर बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं डेक्सट्रोज। आप देखते हैं जैसे कि समटाइम्स जैसे कोई बीमार पड़ गया तो सलाइन चलाते हैं उसको, सलाइन में भी आपका क्या होता है, अब देखना कभी कंपोजिशन उसमें लिखा होता है डेक्सट्रोज मीन्स ग्लूकोज चलाते हैं। ब्लड शुगर और कॉर्न शुगर, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, बट एक कॉमन नेम इसमें आपको आता है डेक्सट्रोज एंड ग्रेप शुगर। एटलीस्ट ये दो तो आपको याद रखना जरूरी है, बाकी भी इसी के कॉमन नेम्स हैं, ग्रेप शुगर, डेक्सट्रोज, ब्लड शुगर और कॉर्न शुगर। मतलब आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसमें ये आपका बेसिक यूनिट है और सबसे इंपॉर्टेंट आपका है ग्लूकोज। फिर अगला है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का नाम क्या होता है, फ्रूट शुगर, इसका अदर नाम है फ्रूट शुगर। और इसको होता है लेवुलोज। देखो यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज क्या होता है, जो नेचुरल हमारा होता है दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका साइन प्लस होता है फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और जो हमारा फ्रक्टोज है जो नेचुरल है वो क्या होता है, इट इज लीवो रोटेटरी इन नेचर, रोटेटरी। तो आपका जो नाम आएगा लीवोज, लेवुलोज फ्रॉम लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फ्रॉम डेक्स्ट्रोज, तो नाम में कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। और डी फ्रक्टोज जो हमारा नेचुरल होता है, या इसका डी एराबिनो हेक्सुलोज, ये कुछ कॉमन नेम्स के और होते हैं। तो ये हमारे अब इसमें कुछ रिएक्शंस आपके लिए और थोड़ा देखना है अबाउट ग्लूकोज। उसमें कौन सी रिएक्शंस हैं ग्लूकोज के लिए, उसमें एक रिएक्शन हमारा आता है यहाँ पर ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन यहाँ पर होता क्या, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज with phenyl hydrazine, reaction of glucose with phenyl hydrazine, pH NH2 reaction with phenyl hydrazine। तो इसमें क्या होता है, अगर हम रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज का CH OH और सब सेम रहता है, रिमेनिंग 3 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपके दो टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। अगर हम रिएक्शन करते हैं, वन इक्विवेलेंट लेते हैं फिनाइल हाइड्रोजन का, तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या आएगा, जैसे आना चाहिए था क्या, NHPH। बाकी तो और कोई रिएक्शन होगा जिसमें, अगर हम रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज के एक इक्विवेलेंट का, वन इक्विवेलेंट का, इस कंपाउंड के वन इक्विवेलेंट से, तब क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। यहां पर इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ ग्लूकोज जो बनता है। अगर इसका हम रिएक्शन करते हैं फिनाइल हाइड्राजीन का एक्सेस में, यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन में 3 मोल्स कंज्यूम होंगे, इसका 3 इक्विवेलेंट्स कंज्यूम होता है। और रिएक्शन में क्या आएगा, बाई प्रोडक्ट PH NH2 एंड अमोनिया, ये आपका रिएक्शन में एलिमिनेट होते हैं। और रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है फाइनली, CH डबल बॉन्ड N NHPH, कार्बन C पे भी सेम रहेगा, C डबल बॉन्ड N NHPH, CHOH होल थ्राइस CH2OH, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोसाजोन, या सिंपल शॉर्ट बोलते हैं इसको ओसाजोन। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम रिएक्शन करते हैं कंपाउंड का, मान लीजिए कंपाउंड हमने लिया इस रिएक्शन के अंदर, आइदर हम लेते हैं मैनोज और फ्रक्टोज, इसका भी अगर रिएक्शन करते हैं मैनोज का या फ्रक्टोज का, फिनाइल हाइड्रोजन अगर इसको लेंगे एक्सेस में, तो यहाँ पर भी कितना 3 मोल्स कंज्यूम होता है। और ये हमारे होंगे रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट एनिलीन और अमोनिया। उसके बाद रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, इस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट बनता है ओसाजोन। एक्चुअली कॉमन है ये। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, मैनोज में और ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बन नंबर 2 पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है, रिमेनिंग कार्बन 3 4 5 में सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है। सेम कहानी फ्रक्टोज का भी है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज 3 कंपाउंड है। ये हमारा पहला कंपाउंड है ग्लूकोज, 3 कंपाउंड है ग्लूकोज,
मैनोज और फ्रक्टोज, इन तीनों कंपाउंड में कार्बन नंबर 3, 4, 5 पर क्या होता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन। हमारा जो अरेंजमेंट है HOH का लेफ्ट राइट में सेम होता है इन तीन कंपाउंड में। तो आप कोई सा भी एक कंपाउंड ले लीजिए, ग्लूकोज या मैनोज और फ्रक्टोज, तीनों कंपाउंड का अगर हम रिएक्शन करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन एक्सेस में तो कंज्यूम होगा 3 मोल्स, बट प्रोडक्ट में कितना आता है, 2 ही प्रोडक्ट आते हैं। 3 इसका क्या रीजन है कि इसमें 3 क्यों आते हैं, इसका रीजन क्या होता है, जो कंपाउंड बनता है इस केस में वो क्या होता है, स्टेबलाइज्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, इस केस में प्रोडक्ट के अंदर स्टेबलाइजेशन होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या बनता है, 6 मेंबर रिंग बनता है। आप देखो ना इसमें, इसको हमने H दिया तो H से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 एटम्स। यहाँ पर 6 एटम इन्वॉल्व है इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, केलेशन इसको बोलते हैं। इस केलेशन से क्या होता है, ऐसे कंपाउंड का स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाता है और उसके बाद आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं रह पाता है। तो इस नेट रिएक्शन में 3 मोल कंज्यूम होते हैं। पहला मोल में तो बनेगा ये कंपाउंड, सेकंड मोल में अगर हम रिएक्शन देखना चाहें तो सेकंड मोल में क्या बनता है, CH NHPH सॉरी NHPH, और यहाँ पे कीटो ग्रुप आता है, बाकी सब सेम रहेगा कहानी और स्ट्रक्चर सेम रहता है। और फिर जब थर्ड मोल लेते हैं तब ये हमारा प्रोडक्ट करता है, थर्ड मोल्स ऑफ PH NH NH2, तो हमारा ये प्रोडक्ट होता है। ये सेकंड मोल लेंगे यहाँ पर हम PH NH NH2 का, तो यहाँ पे लॉस होता है अमोनिया का और एनिलीन का नेट रिएक्शन में। और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन में ये वाला, इसको बोलते हैं ग्लूकोसाजोन। एक्चुअली ग्लूकोज से बनता था इसलिए यहाँ पे ग्लूकोसाजोन, अदरवाइज कॉमन नेम टर्म का है ओसाजोन। इस रिएक्शन में हम अगर स्टार्टिंग कंपाउंड लेंगे ग्लूकोज को या फ्रक्टोज को और मैनोज को, इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज के अंदर कार्बन नंबर 3 4 5 पर क्या है, सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो एक हमारा ये रिएक्शन हुआ। हमारा उसमें एक रिएक्शन और आता है, इसको हम बोलते हैं लॉपरी डी ब्रूवन वान एकेनस्टीन रीअरेंजमेंट। लॉबरी डी ब्रूवन वान एकेनस्टीन रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली इट इज रिएक्शन ऑफ इंटर कन्वर्जन। होता क्या है इस रिएक्शन में, अगर हम ट्रीट करते हैं इफ लेट्स से ग्लूकोज इज ट्रीटेड with dilute NaOH solution, then it changes or it undergo reversible isomerization and is converted to mixture of D-glucose, D-mannose and D-fructose at equilibrium। इसी को हम बोलते हैं लॉबरी डी ब्रूवन वान एकेनस्टीन रीअरेंजमेंट। क्या है, if glucose is treated with dilute NaOH solution, then it undergo reversible isomerization and is converted to mixture of D-glucose, D-mannose and D-fructose at equilibrium। होता कैसे, it is via enediol intermediate। ये ऐसा होगा रिएक्शन के अंदर। एक्चुअली अगर हम स्ट्रक्चर देखें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी आप देखे भी थे, कार्बन नंबर 2। देखो इसमें होता क्या है, केवल डिफरेंस आता है कार्बन नंबर
2 पर, ग्लूकोज 2 और 1 पे बोल सकते हैं। बाकी कार्बन 3, 4, 5 में क्या है, तीनों में सेम अरेंजमेंट ऑफ H-OH ग्रुप। तो अगर ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर OH हमारा कार्बन 2 पर राइट साइड में है और टॉप में होता है CHO ग्रुप। तो पहले क्या होता है, यहाँ पर होता है टॉटोमराइजेशन, इट टॉटोमराइज। तो क्या बनेगा आपको यहाँ पे इन डायोल इंटरमीडिएट, सॉरी, यहाँ पर अल्फा H होंगे, टॉटोमराइज होंगे, इस पोजीशन से जाएंगे इस O के पास। अब यहाँ पर कार्बन था sp3 हाइब्रिडाइज, अब ये कार्बन क्या हो जाएगा इसमें sp2 हाइब्रिडाइज। अब यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक में आपका OH राइट में होगा और एक में आपका OH लेफ्ट में, लिखेंगे आप इसको। ये तो कार्बन चेन सेम रहेगा। तो इस केस में अभी दो स्ट्रक्चर बने हमारे पास, इसी को हम बोलते हैं इन डायोल इंटरमीडिएट, इन डायोल इंटरमीडिएट। अब क्या होता है, देखें अगेन अंडरगो टॉटोमराइज, टॉटोमराइज होंगे फिर से यहाँ पर। तो क्या बनेगा, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज देखो, इसमें एक तो क्या हो सकता है कि ये कंपाउंड वापस बनेगा सेम स्ट्रक्चर में ग्लूकोज में, और यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि टॉटोमराइज होकर क्या बनेगा इसमें H जाएगा C के पास, तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा HOH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे कीटो ग्रुप। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ फ्रक्टोज के लिए। अगर हम इसका चेंज करते हैं, टॉटोमराइज करते हैं, तो कैसे करें टॉटोमराइज, अल्डिहाइड में वापस यहाँ पे ये कार्बन लेगा H को, तो यहाँ पर क्या आएगा HCO सिंगल बॉन्ड, OH लेफ्ट में है और बाकी कार्बन चेन राइट में है। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है, मैनोज का, मैनोज का। तो यहीं पर अब देखो, अगर हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड मैनोज था तो वहां से दो स्ट्रक्चर बनेंगे, या स्टार्टिंग कंपाउंड फ्रक्टोज है तो वहां से ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे टॉटोमराइज होने के बाद। ये होता है रिएक्शन के अंदर इन डायोल इंटरमीडिएट, इसकी हेल्प से वापस हमारा ग्लूकोज बन सकता है, या सेम कंपाउंड फ्रक्टोज, और इसके थ्रू हमारा बन सकता है मैनोज। ये रिएक्शन एक तरह से आपका सबूत होता है, एविडेंस होता है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज के अंदर कार्बन नंबर 3, 4, 5 पर सेम अरेंजमेंट या सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ रिएक्शंस थी ग्लूकोज की, इसको आप देख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आएगा स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड्स। नाउ वी टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक, डाइसैकेराइड्स। इन डाइसैकेराइड हमको तीन पढ़ने हैं, एक पढ़ना है सुक्रोज, एक पढ़ना है माल्टोज और एक पढ़ना है लैक्टोज के बारे में। यहाँ पहला हमारा है एग्जांपल सुक्रोज और कॉल्ड केन शुगर। ये सबसे कॉमन डाइसैकेराइड है, मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड जो हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं या बीट शुगर। सोर्स के ऊपर होता है, केन शुगर से भी फ्रॉम द शुगर केन जूस, और बीट रूट जूस, इसका हम एक्सट्रैक्शन बना सकते हैं। तो इसका नाम है केन शुगर और बीट शुगर भी बोलते हैं इसको। इसका प्रॉपर्टीज में क्या आता है, इट इज क्रिस्टलाइन। अब चीनी जो खाते हैं घर में सेम वही चीज, क्रिस्टलाइन, कलरलेस, स्वीट सब्सटेंस, और क्या है वाटर सॉल्युबल। क्या हुआ, सोल्यूशन विल बी कलरलेस, एंड एक्वस सोल्यूशन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। मतलब इसका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। और क्या है, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये कैसे होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर देखने के बाद। और जो भी शुगर आपके नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, दे डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ म्यूटा रोटेशन, एंड सुक्रोज आल्सो विल नॉट फॉर्म ओसाजोन। फिर क्या होता है, इसमें ग्लूकोज में हम जानते हैं कि सुक्रोज में दो यूनिट होते हैं, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। कौन सा यूनिट है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, तो इसमें ग्लूकोज होता है एस अल्फा डी यूनिट एंड फ्रक्टोज होता है बीटा डी फ्रक्टोज। इवन हाइड्रोलाइज ग्लूकोज अगर हम आपको मिलेगा सोल्यूशन में, क्या मिलता है, ग्लूकोज इन अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म एंड फ्रक्टोज एस बीटा डी फ्रक्टोज। कैसे बनेगा, अगर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फॉर्मेशन के लिए, देखो हमारे पास एक अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, एक यूनिट का। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा अल्फा डी ग्लूकोज का, तो कार्बन नंबर 1, 2, 3,
4 5 6 पे CH2OH में से टॉप में होता है, बाकी फर्स्ट पे OH राइट में आता है अल्फा डी ग्लूकोज में, सेकंड पे ऑलरेडी राइट में होता है, थर्ड पे OH लेफ्ट में होता है, फोर्थ पे OH आपका राइट में है, और 6 पे 5 पे H, 5 पे ऑप्शन नहीं है, कार्बन 6 ऑलवेज इन टॉप पोजीशन। ये हमारा होता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। फ्रक्टोज होता है बीटा डी फ्रक्टोज के फॉर्म में। फ्रक्टोज में क्या होता है, बीटा डी का मीनिंग OH हमारा ऊपर रहेगा बीटा डी फ्रक्टोज फॉर्म में, फिर CH2OH, ये कार्बन नंबर 1 होता है, 2 3 4 5 6 कार्बन ऑन टॉप ऑलवेज। तो ये हमारा हुआ फ्रक्टोज। यहाँ पे क्या होता है फ्रक्टोज में, ये कार्बन नंबर 1 था जो CH2OH लिखा है, 2 3 पे OH लेफ्ट में होता है, फोर्थ पे OH राइट में होता है, और 5 पे ऑप्शन नहीं है। तो होता क्या, जब रिएक्शन होता है मतलब आपको अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है सुक्रोज का, तो आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर याद रखिए। ग्लूकोज को हम ड्रॉ करते हैं एज अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, एंड फ्रक्टोज को हम ड्रॉ करते हैं एज बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट। ये हमारा क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट। जब ये कंबाइन करते हैं तो ये आपको देंगे क्या, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम बोलते हैं सुक्रोज। ये हमारा ग्लूकोज, अगेन सेम आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ पे H, सेकंड पे HOH, थर्ड पे OH लेफ्ट में होता है तो ऊपर आएगा, फोर्थ पे फिर से सेम, और कार्बन 6 ऑलवेज ऑन टॉप। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन 2 3 4 5, कार्बन 6 है, ये था ग्लूकोज यूनिट का, और ये है फ्रक्टोज यूनिट। फ्रक्टोज यूनिट क्या होता है, कार्बन नंबर 1 2, थर्ड पे हमारा OH लेफ्ट में होता है, फोर्थ पे हमारा OH ग्रुप राइट में होता है, 5 पे H CH2OH। ये हमारा स्ट्रक्चर है सुक्रोज का। इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ईथर बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये लिंकेज ज्वाइन करता है दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को। नेचर का है इसका, ईथर लिंकेज है, ईथर लिंकेज या ईथर बॉन्ड होता है। क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा होता है, ईथर बॉन्ड होता है। कार्बन ऑक्सीजन फिर से कार्बन आता है तो इसको बोलते हैं ईथर लिंकेज होता है नेचर वाइज। अब ग्लूकोज कैसा है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट फॉर्म होता है तो इसको बोलते हैं अल्फा लिंकेज, और फ्रक्टोज का होता है बीटा डी फ्रक्टोज तो इसको बोलते हैं बीटा लिंकेज। अगर दोनों सेम होते तो हम बोलते हैं अल्फा लिंकेज या बीटा लिंकेज, बट यहाँ पर दो डिफरेंट यूनिट्स हैं। ग्लूकोज यहाँ पर प्रेजेंट है अल्फा डी ग्लूकोज के फॉर्म में, एंड फ्रक्टोज यहाँ प्रेजेंट है बीटा डी फ्रक्टोज के फॉर्म में। तो हम कंबाइंड का नाम लेते हैं, अगर कंपाउंड का पूछते हैं कंपाउंड का व्हाट इज IUPAC नेम, तो इसमें हमको यूनिट को इंडिकेट करना पड़ता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्रक्टोज का यूनिट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका हम नाम लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसका नाम, चलिए यहाँ लिख दूंगा, आप देख लेना इसका नाम को। इसमें दो तरीके हैं नाम लिखने के, एक लिखते हैं अल्फा डी ग्लूको पायरानोसिल, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोसाइड। इसका एक नाम तो लिखेंगे आप यहाँ पे, नाम चल रहा है। इसमें क्या है, ग्लूकोज आपका प्रेजेंट है
पायरन टाइप के स्ट्रक्चर में उसको लिया हमने प्रीफिक्स के फॉर्म में, तो पैरानोसिल ग्रुप ले लिया। और यहाँ फ्रक्टोज प्रेजेंट है एज फ्यूरन स्ट्रक्चर, तो हम इसको लिखा है फ्यूरानोसाइड। फ्रक्टोज यहाँ प्रेजेंट है फ्यूरन टाइप के स्ट्रक्चर में, तो फ्रक्टोफ्यूरानोसाइड। इसका एक नाम हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? इसका सेकंड नेम अगर लिखना होगा उल्टा कर लीजिए इसको। उल्टा का मीनिंग क्या होता है? हम लिख सकते हैं इसमें बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोसिल, अल्फा डी ग्लूको पायरानोसाइड। ये लिंकेज है यहाँ पे, इसको थोड़ा ओवरलैप हो गया। अल्फा लिंकेज है ये, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोसिल अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड। एक्चुअली सिंपली इसका मीनिंग ये होता है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर दो यूनिट्स हैं, उन दोनों को हमको इंडिकेट करना पड़ता है किस फॉर्मेट में है। तो दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, ग्लूकोज आपका प्रेजेंट है ग्लूकोज फॉर्म पैरान स्ट्रक्चर में, फ्रक्टोज प्रेजेंट है फ्यूरन स्ट्रक्चर में। तो और दोनों में कार्बन नंबर बराबर हैं, दोनों ही के कंपाउंड के पास 6-6 कार्बन एटम है। तो अगर हमने एक को माना प्रीफिक्स तो सेकंड सफिक्स हो सकता है, और दोनों में जो कार्बन एटम बराबर है तो वन के टेक एज प्रीफिक्स, सेकंड एज सफिक्स, और उल्टा लिख सकते हैं इसमें। तो दो नाम लिखे हमने कंपाउंड के। अब ये हमारा स्ट्रक्चर था सुक्रोज का। इसका अल्फा नोट का वैल्यू होता है प्लस 66.5 डिग्री, प्लस 66.5 डिग्री। ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसका अल्फा नोट का वैल्यू है। सॉरी, सुक्रोज का स्ट्रक्चर है और सुक्रोज का यहाँ पर ये अल्फा नोट का वैल्यू यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए। अब आते हैं कि हम इस शुगर को रिड्यूसिंग, देखो हमने क्या लिखा है, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये हम कैसे पहचानते हैं डाइसैकेराइड में, कि डाइसैकेराइड में शुगर रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका सिंपल रूल ये होता है कि अगर हमारा डाइसैकेराइड दिया है, आप चाहे तो उसको मिटा सकते हैं। देखिए आपको पहले बता दे रहा हूँ, फिर लिखा देता हूँ पॉइंट को। यहाँ पर क्या है, ये हमारा था हेमीएसिटल ओएच ग्रुप और ये होता है हेमीकीटल ओएच ग्रुप। अगर ये दोनों मतलब दोनों ही हेमीएसिटल ओएच ग्रुप्स या हेमीकीटल OH ग्रुप्स अगर कंबाइन करते हैं और बनाएंगे यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो शुगर बनता है हमारा डाइसैकेराइड वो कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग। अगर हमारा डाइसैकेराइड दिया है उसको रिड्यूसिंग होना है तो उसमें कंडीशन क्या है, कम से कम एक यूनिट के पास फ्री हेमीएसिटल OH ग्रुप होना कंपलसरी है, हेमीएसिटल और हेमीकीटल। तो यहाँ पर दोनों ही यूनिट के पास किसी के पास भी हेमीएसिटल OH ग्रुप या हेमीकीटल OH ग्रुप फ्री नहीं है, इसलिए ये शुगर क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग। और जो भी शुगर होते हैं नॉन रिड्यूसिंग वो फिनोमिना शो नहीं करते हैं, फिनोमिना ऑफ म्यूटेशन। इवन सुक्रोज डज नॉट फॉर्म ओसाजोन। तो इसको आप ध्यान रखेंगे पॉइंट को कि आपका डाइसैकेराइड स्पेस का मैं लिखने जा रहा हूँ, बोर्ड पे बोल दे रहा हूँ कि डाइसैकेराइड इज रिड्यूसिंग इन नेचर इफ एनी वन ऑफ द monosaccharide unit has free hemiacetal OH group. If in disaccharide there is no free hemiacetal OH group, the disaccharide will be non-reducing in nature. कोई भी एक फ्री है तो रिड्यूसिंग, फ्री इसमें क्या है, कोई भी OH ग्रुप फ्री नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग। अगर एक भी OH फ्री होता है, हेमिएसिटल OH फ्री होता है किसी भी यूनिट के पास, तो शुगर क्या होता है, रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको यहां लिख सकते हैं पॉइंट को। ये पॉइंट आपका डाइसैकेराइड में काम आता है। क्या पॉइंट है कि इफ एनी ऑफ द मोनोसैकेराइड यूनिट हैज फ्री हेमीएसिटल OH ग्रुप, हेमीएसिटल और हेमीकीटल कुछ भी हो सकता है, OH ग्रुप फ्री, then it will be reducing in nature, reducing in nature। अगर कोई सी भी यूनिट पे हेमीएसिटल OH फ्री होता है तो रिड्यूसिंग होता है। अगर दोनों में से किसी के पास भी
फ्री हेमिस्टेरिकल OH ग्रुप नहीं है तो डाइसैकराइड क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग, फ्री होगा तो रिड्यूसिंग, ठीक है, हैज फ्री हेमिस्टेरिकल देन इट इज रिड्यूसिंग, अदरवाइज नॉन रिड्यूसिंग। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली जेईई एडवांस के लिए, और इवन मेंस में भी क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी नीट में आपका कॉमन स्ट्रक्चर एनसीईआरटी वाले स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। 3 का स्ट्रक्चर, एक हुआ स्ट्रक्चर हमारा सुक्रोज का, एक सुक्रोज का टर्म और आता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। उसका मीनिंग क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे टर्म आता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और सुक्रोज, केन शुगर और सुक्रोज। देखो होता क्या है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का मीनिंग, कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन हमने लिया स्टार्टिंग में, सुक्रोज का सॉल्यूशन लिया, इसको हमने क्या हाइड्रोलाइज मे बी एसिडिक मीडियम और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तब क्या होता है, ये क्या देगा लास्ट में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये नॉर्मली यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। वाटर होगा यहाँ पर एक्सेस में, एसिडिक मीडियम कैन बी टेकन कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन, तो व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज, इसीलिए आपका रिएक्शन क्या है यहाँ पर, इट इज बेसिकली रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। यहाँ पर क्या होता है, व्हाई वी यूज वर्ड इन्वर्जन, इसका रीजन क्या होता है कि सुक्रोज हमारा कंपाउंड कैसा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर, इसका अल्फा नोट का वैल्यू है प्लस 66.5 डिग्री का होता है। ग्लूकोज कैसा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर, अल्फा नोट का वैल्यू है प्लस 52.5 डिग्री। और फ्रक्टोज कैसा होता है, लीवोरोटेटरी नेचर, इसका अल्फा नोट का वैल्यू है अराउंड -92 डिग्री। थोड़ा पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, मैटर नहीं करता है। अब अगर इनका ये वैल्यू दे रखा है हमको अल्फा नोट का, तो अगर हमने लिया सॉल्यूशन क्या था स्टार्टिंग में, सुक्रोज सॉल्यूशन क्या होता है स्टार्टिंग में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, और अगर हमने टाइम पास होने दिया इंफिनिटी, तो क्या होगा सॉल्यूशन में इसका अमाउंट तो बराबर होगा, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का अमाउंट बराबर होगा, बट सॉल्यूशन क्या होगा एज ए होल, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा यहाँ पर लीवो रोटेटरी नेचर। क्यों होगा सॉल्यूशन यहाँ पर लीवो रोटेटरी, क्योंकि दोनों के अमाउंट बराबर है, बट इसका पॉजिटिव वैल्यू कम है मैग्नीट्यूड में और इसका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है मैग्नीट्यूड में। तो ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू बड़ा हो गया पॉजिटिव वैल्यू से, ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू बड़ा है पॉजिटिव वैल्यू से। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, सॉल्यूशन हियर बिकम लीवो रोटेटरी इन नेचर। क्या हुआ, सॉल्यूशन बिकम लीवो रोटेटरी। तो यही होता है चेंज ऑफ साइन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन था स्टार्टिंग में डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, जब लॉन्ग टाइम पास होगा रिएक्शन कंप्लीट होगा उस केस में सॉल्यूशन कैसा जाता है, लीवो रोटेटरी इन नेचर। क्यों, दोनों के मोल्स बराबर हैं। उसके बाद भी इसका रीजन क्या है, नेगेटिव वैल्यू बड़ा है पॉजिटिव वैल्यू से मैग्नीट्यूड में, इसलिए। तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर। इट इज मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इक्विमोलर मिक्सचर होता है। शुगर का जो साइन होगा इसका लीवो रोटेटरी होता है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ा है पॉजिटिव वैल्यू से, इसलिए। ठीक है, तो इसका नाम होता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसमें एक टॉपिक था काइनेटिक्स में आता है कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो इसमें एक रिलेशन आता है कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन था 2.303/t log r0 minus r infinity by rt minus r infinity। ये एक्सप्रेशन था रेट कांस्टेंट कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और इस रिएक्शन में कैलकुलेशन करना है हमको रेट कांस्टेंट का। उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका ये एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पर r0 क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन इनिशियल टाइम पर, एंगल ऑफ रोटेशन, रोटेशन इज ऑप्टिकल रोटेशन, रोटेशन एट t इक्वल टू 0। r t क्या होगा इसमें, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन एट ए गिवन टाइम, एट टाइम t। और यहाँ पे r इंफिनिटी क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन
एट टाइम इंफिनिटी। 3 टाइम इंटरवल होते हैं। देखो सोल्यूशन वाला स्टार्टिंग में क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, साइन पॉजिटिव था तो r 0 होगा जब टाइम स्टार्टिंग में था। कोई भी टाइम t होगा उस पे सोल्यूशन में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तीनों कंपाउंड होंगे, तीनों को मिला के कितना आता है, वो हमारा RT है टोटल, रोटेशनल टाइम t टोटल हुआ। और r इंफिनिटी का जब टाइम खत्म हो जाएगा, लॉन्ग टाइम ले लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि रिएक्शन हमारा खत्म हो चुका है, उस कंडीशन में इनका अमाउंट बराबर होगा। उस केस में इन दोनों का मिला के हम लेते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, वो होता है r इंफिनिटी। तो अगर हमको ये वैल्यू पता होगा तो हम, और टाइम दिया हुआ डिफरेंट टाइम पे, तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो होता है इसलिए, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ सुक्रोज का। अब हम नेक्स्ट लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज एंड लैक्टोज। तो हमारा अगला स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पर माल्टोज का, माल्टोज और माल्ट शुगर। इसमें क्या होता है, इसमें 2 यूनिट होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का, 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और क्या होता है, इट इज रिड्यूसिंग शुगर इन नेचर, मतलब क्या होता है, इट रिड्यूस टॉलरेंस रीजन इन फेरिंग सॉल्यूशन। क्यों करता है, इसका रीजन है, इसका स्ट्रक्चर अभी दिखाएंगे आपको। और जो भी शुगर रिड्यूसिंग होते हैं वो शो करता है फिनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन। और क्या होता है, इसमें जो लिंकेज क्या होता है, इसका जो लिंकेज होता है C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन 2 ग्लूकोज यूनिट्स। बेटा C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसका ध्यान रखो नेचर क्या होता है, ईथर लिंकेज। कैसा है, ईथर बॉन्ड होता है, इसको ध्यान रखिएगा, बिटवीन 2 ग्लूकोज यूनिट्स। अगर हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पर 2 यूनिट ग्लूकोज का पहले देख लीजिए। यहाँ पर ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज का 2 यूनिट लेंगे यहाँ पर। ये हमारा स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज का इन द हैवर्थ प्रोजेक्शंस। 1 यूनिट यहाँ पे हमें सेकेंड यूनिट ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज में आप ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा इसका। ये हमारा 2 यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज का, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट है। अब यहाँ पर 2 यूनिट जब कंबाइन करेंगे, आप सोचिए ऐसे, तो क्या होता है, एक यूनिट से निकालेंगे OH ग्रुप, एक से H, दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो कहीं से निकाल सकते हो OH ग्रुप यहाँ से। देखो ये वाला ग्रुप कैसा है, OH ग्रुप है, ये आपका हेमी एसिटल OH ग्रुप है, चला गया। इस केस में ये ग्रुप फ्री रह गया, तो जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, आप मानेंगे एक वाटर निकाल दिया हमने मॉलिक्यूल, तो हमको मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। HOH, HOH, OHH, HCH2, OH, यहाँ पे H, HOH, OHH, HOH, HCH2, OH। ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। वही सेम आपका नंबरिंग का तो नियम सेम ही जानते ही है। ये लिंकेज कैसा हुआ, इसको हम बोलेंगे C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसी को बोलते हैं। देखो इसमें C1C4 क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व है और सेकंड यूनिट का कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व है। इस बॉन्ड को बनाने के लिए
तो इसका नाम लेते हैं अल्फा C1C4। अल्फा अल्फा क्योंकि दोनों यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज का ही था, ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज का एक यूनिट है और ये भी आपका एक यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज का। अब दोनों में अगर देखते हैं तो कौन सा यूनिट में रिड्यूसिंग होगा? देखो इस यूनिट के अंदर हमारा हेमी एसिटल OH ग्रुप फ्री नहीं है, बट इस कंपाउंड इस यूनिट के अंदर ये हमारा OH ग्रुप, इसे हम क्या बोलेंगे? दिस OH ग्रुप विल बी कॉल्ड एज हेमी एसिटल OH ग्रुप। ये कैसा है? हेमी एसिटल OH ग्रुप। तो इससे होता क्या है, जो ये वाला यूनिट होता है, दिस यूनिट बिकम रिड्यूसिंग इन नेचर, और इस यूनिट में हमारा हेमी एसिटल OH फ्री नहीं है, तो जो ये वाला यूनिट है वो क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग यूनिट। ये इसका सिंपल तरीका है पहचानने के लिए कि कौन सा यूनिट रिड्यूसिंग है, कौन सा यूनिट नॉन रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग यूनिट वो होता है जिसमें किसी भी एक C के पास क्या होना चाहिए? हेमी एसिटल या हेमी कीटल OH फ्री है। कि होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है हेमी एसिटल का? एक C के पास एक H है, एक OH है और एक O ग्रुप है। तो इस केस में क्या हुआ? हेमी एसिटल OH फ्री होने से ये कंपाउंड क्या हुआ? हाइड्रा होगा वापस एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर और फिर ये रिएक्शन दे सकते हैं। इस केस में कोई भी हेमी एसिटल OH फ्री नहीं है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये का था फ्री हेमी एसिटल ग्रुप, सो दिस यूनिट बिकम रिड्यूसिंग नेचर। इसमें फ्री यूनिट नहीं है हेमी एसिटल, इसलिए ये शुगर कैसा हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग। बट किसी भी एक यूनिट में अगर रिड्यूसिंग पार्ट होगा तो शुगर क्या होगा? एज ए होल रिड्यूसिंग इन नेचर। तो शुगर क्या होगा? एज ए होल रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इसके बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है लैक्टोज का। देखो लैक्टोज में क्या होता है, चलो इसमें थोड़ा सा काम चला लेंगे इसी से। इसमें ये पॉइंट कॉमन रहेगा बट यहाँ पे बीटा हो जाएगा। इसमें आपका जो नेक्स्ट आता है थर्ड लैक्टोज। लैक्टोजन सुनते हो ना, इट इज कॉल्ड मिल्क शुगर। मिल्क शुगर इसमें क्या होता है? एक यूनिट होता है ग्लूकोज का और एक यूनिट होता है गैलेक्टोज का। इट हैज 1 यूनिट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड सेकेंड यूनिट ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज। इसमें 2 यूनिट है, एक यूनिट है बीटा डी ग्लूकोज का और एक यूनिट है बीटा डी गैलेक्टोज का। बाकी ये पॉइंट कॉमन रहेगा माल्टोज और लैक्टोज में कि ये शुगर भी रिड्यूसिंग होता है, और जो भी शुगर रिड्यूसिंग है वो शो करता है फिनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन। और इसमें लिंकेज कौन सा है? इट हैव C1C4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। अगर हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, मान लो ये हमारा है बीटा डी ग्लूकोज, तो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे बीटा में क्या OH लेफ्ट में होता है पहले इसके पास, तो ये जाएगा से। और गैलेक्टोज कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर मैं गैलेक्टोज को ड्रॉ करता हूं तो गैलेक्टोज को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, बीटा डी गैलेक्टोज। देखो क्या होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में? दे आर एपीमर्स विद रिस्पेक्ट टू कार्बन नंबर 4। 4th C के पास दोनों में क्या था? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, और सब कुछ सेम है। कार्बन 6 वहीं पे रहेगा। कार्बन 4 पे क्या होता है? OH नीचे होता है, यहाँ पे OH ग्रुप ऊपर होता है C4 पे, बाकी तो सब सेम है। ये हमारा होगा बीटा डी गैलेक्टोज यूनिट। ये ग्लूकोज यूनिट होता है। आपको शो कर रहा हूं कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर इसका लैक्टोज का। तो हम क्या करना है, हमको एक से निकालना है OH ग्रुप एक कार्बन से और एक से निकालना है H। यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज यूनिट आपका रिड्यूसिंग होता है, तो यहाँ से हमारा OH जाएगा C4 से। ये कार्बन नंबर 1 था, 2 3 4 5 कार्बन नंबर 6। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसमें ड्रॉ करने के लिए। अब हमें कैसे ड्रॉ करना है इसका? देखो यहाँ पर क्या होता है? OH ग्रुप बीटा वाला पार्ट है तो OH ऊपर जाएगा इसमें,
यहाँ पे ये वाला OH क्या होगा, इसको बोलेंगे हेमी एसिटल OH ग्रुप, फ्री रहेगा ग्लूकोज यूनिट के अंदर। ये होगा बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, बीटा डी ग्लूकोज है, और हम यहां पे ड्रॉ कर लेंगे बीटा डी गैलेक्टोज को। ये हमारा होगा बीटा डी गैलेक्टोज यूनिट। ये क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग यूनिट होगा। ये वाला ग्लूकोज यूनिट है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट होगा, तो ये रिड्यूसिंग हो जाएगा नेचर में। आपको ये अगर याद होगा तो आराम से आपको वैसे ड्रॉ करने में कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगा ड्रॉ करने में। और ये लिंकेज क्या होगा, ये हमारा होगा C1 C4, ये कार्बन नंबर 1 है, 2 3 4 5 6। ये लिंकेज का नाम क्या बोलेंगे, C1 C4। हमारा इसमें गैलेक्टोज का यूनिट यूज हुआ कार्बन नंबर 1, ग्लूकोज का यूज हुआ कार्बन नंबर 4, क्योंकि ग्लूकोज यूनिट ही आपको दोनों में रिड्यूसिंग रहता है। इसके अंदर भी ग्लूकोज यूनिट ही आपका रिड्यूसिंग है। बीटा डी ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप आपका लेफ्ट में होगा तो ऊपर लिखेंगे उसको, और वो OH फ्री रहता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बीटा डी गैलेक्टोज का OH चला गया रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो गैलेक्टोज आपका यूनिट हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि इसमें हमारा फ्री हेमी एसिटल OH ग्रुप नहीं है, और उसमें क्या है, फ्री हेमी एसिटल OH ग्रुप है, तो वो क्या आपका हो जाएगा शुगर, यहाँ पर वो पार्ट आपका होगा रिड्यूसिंग। अब ध्यान रखिए, किसी भी यूनिट में किसी भी एक पार्ट में भी अगर आपका रिड्यूसिंग ग्रुप है, हेमी एसिटल OH फ्री होगा, तो शुगर ओवरऑल क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग इन नेचर। रिड्यूसिंग का मीनिंग क्या होता है, दे रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, दे रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, दे रिड्यूस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। जो हमारे कॉमन टेस्ट है एल्डिहाइड के, वो टेस्ट यहाँ पे शो करते हैं। मैं एक दो बार बोला है हेमी कीटल, एक्चुअली होता क्या है कि नॉर्मल में क्या होता है, सिंपल हेमी कीटल्स रिएक्शन नहीं देते हैं, कीटोन्स रिएक्शन नहीं देते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, अगर वो हाइड्रोलाइज करते हैं हेमी कीटल को, तो क्या बनेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। क्या बनाते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। मोरओवर कहते हैं यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होता है। प्रथम इसमें लॉबरी डी ब्रूअन वॉन एकेंस्टीन, बड़ा सा नाम था, लॉबरी डी ब्रूअन वॉन एकेंस्टीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन था। उसमें क्या था, इन डायोल बनेंगे, और फिर क्या है, फ्रक्टोज अगर है तो भी ग्लूकोज में चला जाता है। तो अगर हमारे 2 की पोजीशन पर कीटोन होगा, 1 पे CH2OH है, तो भी ऐसे सारे मोनोसैकेराइड, वेदर कीटोज हो या एसिड एल्डोज हो, सभी मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं। दे रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, दे रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आपको ये पॉइंट होता है। ये हमारे स्ट्रक्चर थे, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है डाइसैकेराइड के, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, अब हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कवर अप द टॉपिक पॉलीसैकेराइड्स। देखो पॉलीसैकेराइड क्या होता है, नाम ही है पॉलीसैकेराइड, मींस दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, वी कॉल देम पॉलीसैकेराइड। समझ में आया कि इनमें क्या होता है, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और व्हेन दे हाइड्रोलाइज दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, देन वी कैन कॉल देम पॉलीसैकेराइड्स। आपके 3 मेन आपको ये पढ़ने हैं सिलेबस के अंदर। हमारे 3 मेन हमारे पॉलीसैकेराइड है, एक स्टार्च है, एक सेलुलोज है, और एक ग्लाइकोजन है। तीनों के अंदर हमारा बेसिक यूनिट सेम होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी लेकिन डिफरेंट यूनिट होते हैं। अगर हम बोलते हैं स्टार्च, स्टार्च क्या है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, क्या बोले हम, बायोपॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और ये क्या है, सेलुलोज, बायोपॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज सब में कॉमन है। और ग्लाइकोजन क्या होता है, इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च, मतलब इसका जो
स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। एक इसका पार्ट होता है अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का, डिफरेंस होता है ब्रांचिंग का, ठीक है, डिफरेंस होता है ब्रांचिंग का कि इसमें ग्लाइकोजन के अंदर ज़्यादा ब्रांचिंग होती है देन अमाइलोपेक्टिन पार्ट ऑफ द स्टार्च। तो हम आते हैं पहले स्टार्च के ऊपर। स्टार्च का स्ट्रक्चर और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर, फिर सेलुलोज और फिर ग्लाइकोजन। तो हम देखते हैं पहले स्टार्च। स्टार्च क्या है, इसका तो मीनिंग होगा कि दे कंटेन लार्ज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, कि दे आर कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपका लिंकेज कॉमन रहता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका नेचर क्या होता है, ईथर लिंकेज। और ये क्या होता है, इनका मेन रोल क्या है पॉलीसैकेराइड का, दे एक्ट्स एज फूड मटेरियल, फूड स्टोरेज और एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। दो आपके मेन कंपोनेंट है पॉलीसैकेराइड का। तो पहला देखते हैं स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, इट इज अ मेन स्टोरेज मटेरियल ऑफ प्लांट्स। इसका जो हाई कंटेंट्स होते हैं, हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च फाउंड इन सीरियल्स, आपका जैसे आपका राइस और आपका जैसे व्हीट हो गया और कॉर्न, मतलब इसमें काफ़ी सारा जो मेन हमारे सीरियल्स जितने भी हैं मोस्टली इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। रूट्स एग्जांपल आप देख सकते हैं, पोटैटो हुआ और स्वीट पोटैटो हुआ। ट्यूबर्स ऑफ एग्जांपल होता है इसमें, स्पेशली ट्यूबर्स कैन बी एग्जांपल ऑफ दैट योर पोटैटो। फिर आपका आता है सम वेजिटेबल्स आल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ दिस स्टार्च। अब अगला देखो इसमें क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इट हैज टू कंपोनेंट्स। पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज होता है और क्या, इट हैज टू कंपोनेंट। इसमें दो कंपोनेंट कौन से होते हैं, एक होता है अमाइलोस और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और इसका अमाउंट कम होता है। अमाइलोस क्या है, लीनियर पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, और इसमें क्या होता है, कंटेन 200 to 1000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज हैविंग C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जस्ट लाइक माल्टोज। अमाइलोज में आपका था ना लीनियर पॉलीमर होता है, माल्टोज क्या था, डाइसैकेराइड था, वहां पर क्या था लिंकेज C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मीनिंग क्या होता है, एक ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व होता है और सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में, तो वो होता है अमाइलोज पार्ट में। अमाइलोज पार्ट वाटर सॉल्युबल है और कितना होता है, अमाउंट कम होता है। अमाइलोज विल मेक अप अराउंड 15 to 20% ऑफ द टोटल स्टार्च। लीनियर पॉलीमर होता है अल्फा टी ग्लूकोज का, आप नोट कर लेंगे। इट इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, इट इज अबाउट 15 to 20% ऑफ स्टार्च, इट इज लॉन्ग अनब्रांच, ब्रांचिंग होती है इसमें, लॉन्ग अनब्रांच चेन with 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैविंग C1C4। इसका मतलब क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व होगा और सेकंड मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व होता है, बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लूकोज कौन सा होगा, अल्फा डी ग्लूकोज, तो इसको बोलते हैं अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। अगला पार्ट होता है, सेकंड पार्ट जो है इसमें वो होता है वाटर इनसॉल्युबल पार्ट, अमाइलोपेक्टिन। ये कितना बचा रहेगा, ये हमारा अमाइलोज था अराउंड 15 to 20%, तो अमाइलोपेक्टिन होगा रिमेनिंग अराउंड 80 to 85% ऑफ द स्टार्च आपका ये बनाएगा अमाइलोपेक्टिन से। और ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल, और इसमें ब्रांचिंग बहुत होती है। इसमें क्या लिखा है, इट इज ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इन विच चेन्स आर हेल्ड बाय C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें बहुत सारी चेन होती हैं, ईच चेन इज मेड ऑफ अराउंड 20 to 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और चेन आपस में लिंक होती हैं बाय C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व होगा एक ग्लूकोज यूनिट का, एक चेन का, और जो नीचे वाली चेन होगी उस पर कार्बन नंबर 6 इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में। तो इसमें चेन के अंदर होता है C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड ब्रांचिंग अकर्स by C1C6 glycosidic linkages at intervals of around 20 to 25 glucose units. It consists of hundreds of interconnecting chains, बहुत सारी chains होंगी, hundreds of interconnecting chains of 20 to 25 molecules of glucose each. अगर आपको मैं स्टार्च का स्ट्रक्चर शो करने का ट्राई करता हूँ, इसमें दो पार्ट थे स्ट्रक्चर के लिए, मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, आप ऐसे देखिए समझिए। यहाँ पर एक हमारा मान लो ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है,
तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व होगा, ऐसे चलता रहेगा। ये कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व होगा ग्लूकोज का, ऐसे आपका स्ट्रक्चर चलता रहेगा। तो यहां पर ये कौन सा है, ये कार्बन नंबर 1 था, 2 3 4 5 6 में रहेगा, CH2 स्टॉप पे आता है। यहाँ पे कौन सा है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। आप ऑलरेडी स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का। तो इसी को हम बोलते हैं क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर किसका रहता है, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारा जो लिंकेज होता है एक चेन के अंदर, ये हमारा स्ट्रक्चर है अमाइलोज का, जिसमें कि हमारा जो लिंकेज होता है इसको हम बोलते हैं C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब मान लो हमारे पास इन्वॉल्व होना है C1 C6 लिंकेज, कैसे बनेगा, तो एक हम लेते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, अल्फा डी ग्लूकोज का H ले लेंगे, और यहां पर हमारा इन्वॉल्व होगा कार्बन नंबर 6 CH2OH। ये कार्बन नंबर 6 है, ये कार्बन 5 1 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर क्या होता है, ये 1 पे क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज में OH ग्रुप है 1 के पास। तो यहां पर क्या होता है, नेट रिएक्शन में यहां से लॉस होगा एक वाटर मॉलिक्यूल का, और तब बनता है यहां पर जो ब्रांच बनती है, ऐसे बनती है HO CH2 में लिख लेता हूं CH2, ऐसे। तो ये हमारा बनता है कौन सा लिंकेज होता है, ये हमारा बनेगा C1 C6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझ में आ नहीं आया। देखो ये हमने आपको शो कर दिया यहाँ पर है कि ये हमारा ग्लूकोज का एक यूनिट था, ये सेकंड ग्लूकोज यूनिट है चेन्स के अंदर, मतलब एक हमारा चेन यहाँ पे ऑलरेडी है, एक सेकंड चेन होता है, ये हम अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको। ये हमारा जो लीनियर पॉलीमर बनते हैं ये होते हैं अमाइलोज के अंदर, और जो अमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या होता है, ब्रांच, बहुत सारे ब्रांच होते हैं, मतलब एक हमारा मान लो एक ब्रांच दिया है जिसमें 20 to 25 ग्लूकोज यूनिट दिए हैं, और वो ऐसी बहुत सारी चेन्स होती हैं जो कनेक्ट होती हैं सेकंड चेन से, उसमें कौन सा लिंकेज होता है, तो चेन्स के बीच में होता है C1 C6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और एक चेन के अंदर कौन सा होता है C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा टर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा ये पॉलीमर है स्टार्च, किसका, स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इसलिए हमने यूज किया यहाँ पर टर्म है अल्फा टर्म। समझ में आया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ स्टार्च का, ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर हुआ, और इस टाइप का ब्रांचिंग होगी अमाइलोपेक्टिन के अंदर। बहुत सारा ग्लूकोज यूनिट रहता है, 1 2 3, मतलब ईच चेन विल हैव अराउंड 20 to 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब चेन्स के अंदर कौन सा लिंक हुआ, तो चेन्स के अंदर ये जो ब्रांचिंग होती है ये होती है आपका इस लिंकेज से C1 C6 ग्लूकोज यूनिट आपका जो एक चेन का कार्बन नंबर 1 सेकंड चेन का कार्बन नंबर 6 इन्वॉल्व होगा इस टाइप के ईथर बॉन्ड बनाने में, तो इसलिए इसको होता है C1 C6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ स्टार्च का। अब हम अगला लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ या पॉइंट अबाउट सेलुलोज। यहाँ पे सेलुलोज में क्या हुआ देखिए,
आपका सेलुलोज क्या होता है, ये आपका क्या है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, एक्चुअली आपका जो घास या हरा हरा आपको जो दिखता है मोस्टली इसमें प्लांट्स ही आपके मोस्टली, तो उसमें क्या होता है, उसका जो मेन कंपोनेंट सेलुलोज ही होता है इसमें। तो क्लोरोफिल तो उसमें कलरिंग मटेरियल होता है, बट आपका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है इसमें, दैट इज दिस कंपाउंड ओनली टेकन सेलुलोज। ये क्या है, इट इज प्रीडोमिनेंट constituent of cell wall of plant cells। आपको प्लांट सेल का सेल वॉल होता है, वो इसी का बना होता है, दैट इज सेलुलोज। और क्या है ये, इट इज पॉलीमर, बायोपॉलीमर है ये, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। इसका हम स्ट्रक्चर ले सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर जनरल फॉर्मूला कैन बी टेकन C6H2O या H10O5 whole n, where n will be having the value 1500 or more than 1500। ये क्या होता है, वाटर insoluble, it is water insoluble straight chain polysaccharide, straight chain polysaccharide। इसमें क्या होता है लिंकेज, इट हैज C1C4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विद इन ए चेन। क्या आपका जो चेन के अंदर लिंकेज होता है वो हमारा होता है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम एक लेते हैं ग्लूकोज यूनिट, बीटा में क्या होता है, OH ऊपर होगा C1 के पास, और ये हमारा है C4 तो सेम रहेगा, 1 यूनिट ग्लूकोज का होगा। तो होता क्या है इसमें, सेकंड जो मैं आपको डायरेक्टली लिंकेज बोलता हूँ, ये हमारा एक ग्लूकोज यूनिट होगा, सेकंड ग्लूकोज यूनिट का भी यहाँ से, तो यहाँ से एक से जाएगा OH, एक से जाएगा H। अगर मैं यहाँ रखता हूँ OH ग्रुप अल्फा कार्बन का, पूरा चेन सब सेम ही रखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे दो लिखा मैंने ग्लूकोज यूनिट्स, इसमें क्या होता है, एक यूनिट से H लॉस होगा, एक से OH लॉस होगा, वाटर एलिमिनेशन करते रहेंगे, फिर क्या बनता है हमारा, यहाँ पे आपको देगा स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड टेकन सेलुलोज। तो ये आपका लिंक आगे चलता रहेगा। ऐसे बाकी मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, उसी कारण के पास आप नंबरिंग तो जानते हैं। आपका ये स्ट्रक्चर है हमारे किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। होता क्या है, बीटा डी ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोज में OH होता है राइट साइड में, पहले C के पास, पहले कार्बन के पास, और यहाँ पे क्या होता है, पहले C के पास OH ग्रुप लेफ्ट में होता है, तो ऊपर लिखेंगे इस स्ट्रक्चर में। तो ये हमारे बीटा डी ग्लूकोज के यूनिट्स थे। और इसके बाद ये लिंकेज होता है, तो ये हमारा जो लिंकेज होता है इसी को हम बोलते हैं कार्बन 1 2 3 4 5 6 तो आपका टॉप में आता है, CH2OH में कार्बन 6 होगा, तो 1 2 3 4। मैं आगे नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, 1 2 3 4। तो यहाँ पर होगा ग्लूकोज यूनिट का, एक ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 1
और सेकंड ग्लूकोज यूनिट पे कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व होता है इस टाइप के लिंकेज में, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, बीटा C1C4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका मीनिंग आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें एक ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व होता है इस ईथर बॉन्ड को बनाने में, और सेकंड ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व होता है इस बॉन्ड को बनाने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं C1C4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज में। सेलुलोज क्या है आपका, सेलुलोज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, और स्टार्च क्या था, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब नेक्स्ट लेंगे स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्लाइकोजन के बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स। जो ग्लाइकोजन क्या है यहाँ पर, थर्ड हमारा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का इट इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, जैसे मान लो हम खाना खाते हैं, कई बार बहुत सारा खाना खा लिया या ज्यादा खाना खाते हुए क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको बॉडी स्टोर करता है एज योर ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन क्या होता है, जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है ग्लूकोज का, उसमें ब्रेक होता है एंजाइम के प्रेजेंस में, तब ये ग्लूकोज को रिलीज करता है जो हमारी बॉडी कंज्यूम करती है एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, इसको मेन जो स्टोर करता है लिवर करता है। स्ट्रक्चर वाइज आपका जो ये इसका ग्लाइकोजन का सेम होता है एज अमाइलोपेक्टिन, डिफरेंस होता है ब्रांचिंग ज्यादा होती है इसके अंदर है। आप लिख लीजिए, इस पॉइंट को लिखना है तो सारा। पहले क्या है, स्टोर्ड इन द एनिमल बॉडी, और क्या होता है इसमें, इसका हम नाम बोलते हैं एनिमल स्टार्च, इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। क्यों हम बोलते हैं इसको एनिमल स्टार्च है, क्योंकि एक तरह से एनिमल्स के अंदर होता है रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में, एज स्ट्रक्चर रिजेंबल्स स्टार्च। स्टार्च में कौन सा पार्ट है, अमाइलोपेक्टिन। स्ट्रक्चर रिजेंबल अमाइलोपेक्टिन पार्ट ऑफ स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन। डिफरेंस क्या होता है, एंड इट इज मोर हाईली ब्रांच्ड देन अमाइलोपेक्टिन। ये आपका डिफरेंस है, ब्रांचिंग ज्यादा होगी इसके अंदर कंपेयर टू सिंपल अमाइलोपेक्टिन इन द स्टार्च। कहां का पे होता है बॉडी के अंदर, इट इज स्टोर्ड इन द और प्रेजेंट इन लिवर, ब्रेन एंड मसल्स। लिवर, ब्रेन एंड मसल्स। बाकी होता है कि whenever body required glucose, when body requires glucose, then glycogen breaks in presence of enzymes to release glycogen, to release glucose। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ये बॉडी का होता है रिजर्व फूड मटेरियल। जब जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होगा एनर्जी का, उस केस में ग्लाइकोजन ब्रेक होता है एंजाइम के प्रेजेंस में और ग्लूकोज रिलीज होता है, जिसका कंबशन होने पर आपको एनर्जी सप्लाई होता है बॉडी को। तो ये हमारे हुए पॉलीसैकेराइड्स। बाकी रह गया यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका सबसे बड़ा यूज तो हमारे तो मेन हमारा जो फूड का एक पार्ट है, डाइटरी जो रिक्वायरमेंट होता है उसका मेन पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। सारे ही आपका जो एनिमल्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं इस पे, इसके लिए एनर्जी के लिए। और क्या होता है, जैसे हमारा जो सेकंड आपका आता है रोल है एज स्ट्रक्चरल मटेरियल, लाइक हम बोलते हैं जो आपका सेल वॉल होता है प्लांट्स का, मेड ऑफ सेलुलोज, कॉटन फाइबर्स इसको यूज करते हैं फॉर क्लोथिंग पर्पज, वो भी आपका होता है इसी का कार्बोनेट का ही पार्ट होता है, मतलब टाइप होता है सेलुलोज। और हमारा जैसे ये आपका रिजर्व फूड मटेरियल हुआ ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और आपका जो शुगर में आता है कार्बोहाइड्रेट्स आपका डीऑक्सीराइबोस, और एक होता है डी राइबोस। ये हमारे पार्ट हैं डीएनए और आरएनए के। ठीक है, तो ये हमारा मेन हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे यहाँ पर प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स।